सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके पीटी फर्स्ट का पाठ 1 है। तो वर्ण विचार को जानने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण की परिभाषा को जानना आवश्यक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाती है, जैसे अ, ई, क, च, ट आदि। अब चलिए बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं वर्णमाला की तरफ। जिस प्रकार सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, एक परिवार को इकट्ठा करने के लिए घर की आवश्यकता होती है, इसी तरह वर्णों के परिवार को भी हम वर्णमाला में एकत्रित करते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही हम वर्णमाला कहते हैं, जहां पर सभी वर्ण हमें एक स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। इसी प्रकार हमारी हिंदी की वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। बच्चों, अब हम चलते हैं वर्ण के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर। स्वरों का उच्चारण बच्चों स्वतंत्र रूप से किया जाता है और हमारी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। इन स्वरों को हम अन्य व्यंजनों के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें अन्य व्यंजनों के साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो यह मात्रा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए हम स्वरों को मात्रा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह होते हैं, जैसे अंग और अहा। अब हम स्वर के भेद के बारे में जानेंगे। स्वर के भेद 3 होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में थोड़ा समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। नंबर 2 है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बच्चों, इनके उच्चारण पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। नंबर 3 प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, राम आदि। भी कह सकते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। अब चलिए हम देखते हैं अयोगवाह किन्हें कहते हैं। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में 2 अन्य ध्वनियां भी हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बाद होता है और ये व्यंजनों के साथ जुड़ती हैं। नंबर 1 अनुस्वार। इसको आप बच्चों ध्यान से समझेंगे। इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। अनुस्वार जिस व्यंजन से पहले लगाए जाते हैं उसी व्यंजन के वर्ग की अंतिम ध्वनि के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे बेटा, कंघा। अब कंघा में अनुस्वार क के ऊपर लगा है, लेकिन ये घा वर्ण से पहले आया है, तो हम इसको क वर्ग के 5वें अक्षर अंगा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कंघा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अनुस्वार घा व्यंजन से पहले लगा है। और बच्चों, घा व्यंजन का वर्ग में आता है और का वर्ग का 5वां अक्षर अंगा है। देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा। अतः यहाँ अनुस्वार का प्रयोग अंगा के स्थान पर हुआ है। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे आप देखिए चंचल। चंचल में च से पहले अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और ये चा वर्ग को आप देखेंगे च, छ, ज, झ, इया। तो यहाँ पर इस अनुस्वार को हम
इया के रूप में भी लिख सकते हैं। अन्य उदाहरण देखिए, डंडा। यहाँ पर ड से पहले अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो ये ड ट वर्ग का अक्षर है, इसलिए ट ठ ड ढ अणा। अणा को आपने अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया है। दूसरी तरह से आप इसमें आधा अणा का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा शब्द देखिए, फंदा। यहाँ पर द से पहले अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और फा ता वर्ग का व्यंजन है, सॉरी फा पा वर्ग का व्यंजन है। तो आप यहाँ देखेंगे पा फा बा, ये कट कर दे यहाँ से, अरे कोई। यहाँ पर अनुस्वार दा वर्ण से पहले आया है और दा वर्ण ता वर्ग में आता है बेटा, तो इसका पांचवा अक्षर है न, तो अनुस्वार के रूप में न का प्रयोग किया गया है। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, फ आधा न और दा फंदा। अब आगे देखिए, संबोधन। यहाँ पर आप देखेंगे अनुस्वार का प्रयोग बा व्यंजन से पहले किया गया है और बा व्यंजन किस में आता है, पा वर्ग में, पा फ ब भ म। तो इसका पांचवा व्यंजन हुआ माँ, तो माँ यहाँ पर अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं संबोधन। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अनुस्वार ना लगाकर उसे हम आधे मैं के रूप में लिखेंगे, तो ये जो आधा मैं है ये हमने अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, विसर्ग। अब विसर्ग का प्रयोग आपने अधिकतर अपनी संस्कृत भाषा में देखा है और अधिकतर उसका प्रयोग संस्कृत भाषा में ही किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, संभवतः आदि। अब चलिए बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्यंजन। जिन वर्णों के स्पष्ट उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और उच्चारण करते समय हवा मुख में रुकती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के भेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। बच्चों, स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की परिभाषा इस प्रकार होगी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या होठों का स्पर्श करके बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम इस तालिका में पढ़ेंगे इस टेबल में पढ़ेंगे कि कौन से वर्ग को हम किस स्थान से बोलते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चों, का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ माने गला। इसके जो व्यंजन है गले से बोले जाते हैं, क ख ग घ अंगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। टा का अर्थ होता है कि जब हमारी जिह्वा मुंह में ऊपर तालु से टकराए। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। जब हमारी जिह्वा नीचे के तालु से टकराती है, वह मूर्धा स्थान कहलाता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, जब हमारी जिह्वा दांतों से टकराती है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान है होंठ, हमारे होंठ। इन व्यंजनों को इनके वर्ग के पहले व्यंजन के नाम से पुकारा जाता है। जैसे क ख ग घ अंगा को हम का वर्ग से, च छ ज झ इया को चा वर्ग से, ट ठ ड ढ अणा को टा वर्ग से, ता था दा धा ना को ता वर्ग से, प फ ब भ मा को पा वर्ग से पहचानते हैं। अब दूसरा है, इसका सेकंड पार्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है बीच में
स्थित होना, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे य, र, ल, व। नेक्स्ट है बेटा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में रगड़ खाकर ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न करती हुई तेजी से बाहर निकल जाती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, श, स, ह। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे का हम वर्ण विचार के अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।